Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Our new topic is movement of inertia. इससे पहले हम inertia पढ़ चुके हैं और अब हम movement of inertia पढ़ने लगे हैं. Inertia हमने डिस्कस किया था linear motion में और movement of inertia हम डिस्कस कर रहे हैं circular motion में. तो inertia का ताल्लुक linear motion में mass से था. अब हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी पहले हम क्या पढ़ेंगे डेफिनेशन, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इट्स डेफिनेशन, व्हाट इज meant बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस केस की बात कर रहे हैं हम, सर्कुलर मोशन में. तो यानी कि ये जो पार्टिकल जो है हमारे पास मास है, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा इन सर्कुलर मोशन. तो जब ये सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है तो इस पर भी इनर्शिया एक्ट करेगा. तो सर्कुलर मोशन में जो इनर्शिया एक्ट करता है उसको हम क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे. तो इसकी डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ mass of the particle and square of its perpendicular distance from the axis of rotation is called moment of inertia. तो जो इनर्शिया हमने लीनियर मोशन में डिस्कस किया था उसका ताल्लुक किससे था, सिर्फ मास से था. लेकिन जब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस कर रहे हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रिलेशन है वो किससे है, मास से भी है और किससे है, स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो यानी कि ये मास हो गया ऑफ द पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है और ये इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया. तो इस रेडियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिहाज से तो इसका स्क्वायर लेंगे और मास और स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन is called moment of inertia. Other definition moment of inertia की क्या होगी, the quantity m r square is called moment of inertia. m क्या है, mass of the particle, ये mass of the particle. r square क्या है हमारे पास, ये radius यानी कि square of its perpendicular distance from the axis of rotation. तो हम कह सकते हैं the quantity m r square is called moment of inertia. तो moment of inertia को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I से रिप्रेजेंट करेंगे. तो फिर it is denoted by I. तो फार्मूला हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे moment of inertia का, I is equal to m r square. m mass of the particle or distance from the axis of rotation, I moment of inertia. तो moment of inertia किसके इक्वल हो गया, m और स्क्वायर के इक्वल हो गया. तो अब इसको हम प्रूव करेंगे moment of inertia को. और आगे जो इसमें जरी बात है कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी लीनियर मोशन में नहीं बल्कि क्या है, रोटेट कर रहा है सर्कुलर फॉर्म में, तो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, टार्क प्रोड्यूस होगा. तो कितना टार्क प्रोड्यूस होगा वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. तो हम दो चीजें इसमें कैलकुलेट करने लगे हैं, एक हम अपना फाइंड आउट करने लगे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा क्या है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस टार्क को भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. तो एक्सप्लेनेशन में क्या है हमारे पास, ये डायग्राम है, ये हमारे पास पार्टिकल है, हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमारे पास पार्टिकल, ये जो मास उसको हमने किससे अटैच किया है, एक रॉड से, और रॉड को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है. यानी कि ये क्या करेगा, रोटेट करेगा एट पिवट पॉइंट ओ. तो बेरिंग है ये हमारे पास, ये अब क्या कर रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है मास m, इस पर हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे. जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा. अब जब ये रोटेट करेगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, टार्क प्रोड्यूस होगा. तो एक्सप्लेनेशन में पहले हम क्या लिखेंगे, कंसीडर mass m अटैच विद द रॉड, मैसलेस रॉड है हमारे पास, और उसको हमें क्या कर देना है, बेरिंग कर देना है. उसको हमने क्या कर देना है, अटैच कर देना है किससे, पिवट पॉइंट. ये हमारे पास पिवट फिक्स पॉइंट, यानी किसके गिर ये रोटेट करेगा रॉड. पार्टिकल जो है हमारे पास जिसका मास m है ये मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, और ये जो रॉड है ये अपने एक्सिस के गिर क्या करेगा, रोटेट करेगा एट पिवट पॉइंट ओ पर.
तो लेट सिस्टम वो कह रहा है कि अज्यूम्स टू बी हॉरिजॉन्टल, ये अभी मूव नहीं कर रहा, ये बिल्कुल ये जो सिस्टम है यानी कि मैस और रॉड जिसको आपने फिक्स किया पिवट पॉइंट से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, अभी ये मूव नहीं कर रहा। तो क्या लिखा, कंसीडर मैस m अटैच्ड टू द एंड ऑफ massless rod as shown in figures. Let us assume that bearing at the pivot point O is frictionless. Let the system be horizontal, यानी कि इनिशियल सिस्टम क्या है, हॉरिजॉन्टल पर है, अभी ये मूव नहीं कर रहा। अब क्या है कि हमने इस पर क्या अप्लाई की है, फोर्स अप्लाई किया, ये हॉरिजॉन्टल, ये लाइन शो हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर जब हम ये परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अब जब फोर्स एफ अप्लाई किया है तो ये चाहिए था कि स्ट्रेट मूव करे, इट मूव्स अलोंग अ टेंजेंट, बट फोर्स जो एक्सर्ट की है वो क्या करेगी, इसको मूव करवाएगी सर्कुलर पाथ में। तो इसमें, और जब ये सर्कुलर पाथ में आएगी और इसमें टर्न प्रोड्यूस होगा, तो ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो इस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। तो ये जो फोर्स एक्टिंग ऑन द mass perpendicular to the rod, hence this will accelerate the mass according to न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। तो ये जो फोर्स है यही आप किस प्रोड्यूस करेगी, टॉर्क को प्रोड्यूस करेगी। अभी हम आगे फाइंड आउट करेंगे ये फोर्स कैसे टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो पहले हमने जो फोर्स एक्सर्ट की वो किसके इक्वल है, F इज इक्वल टू ma। m क्या है, मास ऑफ द रॉड है, और a क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यही बात की थी कि जब हम ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये अलोंग द, ये हमारे पास ये स्ट्रेट, ये जो ऐसे फोर्स हमने परपेंडिकुलर अप्लाई की है मास पे, तो जो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा वो भी अलोंग क्या होगा, टेंजेंट होगा, और टेंजेंट यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है किसके लिहाज से, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिहाज से, वो हम पढ़ चुके हैं, क्या है, ए इज इक्वल टू और अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू एंगुलर एक्सेलरेशन बाय इक्वेशन ए इज इक्वल टू और अल्फा। ये रिलेशन हम पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ए इज इक्वल टू और अल्फा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। अब जब ये वैल्यू इज इक्वल टू आर अल्फा की वैल्यू जब हमने इस एफ इज इक्वल टू एम इक्वेशन में पुट की, तो ए किसकी इक्वल है, आर अल्फा के, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम, और ए किसकी इक्वल था, आर अल्फा, तो क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम और अल्फा। तो यानी कि ये फोर्स जो हमने अप्लाई की परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर अप्लाई की, जो हमारे पास मैसलेस रॉड था उस पर जो हमने फोर्स अप्लाई की, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, अभी रोटेट करेगा, जो अप्लाइड फोर्स है उसकी कितनी वैल्यू है, जो किस उसकी जो वैल्यू है वो हमने कैसे कैलकुलेट की, एफ इज इक्वल टू एम और अल्फा। वही बात की आपको, टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय द टॉर्क। तो अभी जो फोर्स अप्लाई की थी यही क्या प्रोड्यूस कर रही है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। इट वुड देयरफॉर बी द बेटर टू राइट इक्वेशन फॉर रोटेशन इन टर्म ऑफ टॉर्क। दिस कैन बी डिनोटेड, this can be done by multiplying by both sides of the above equation by r। तो यही बात की थी कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन आई थी, ये इसकी जो हम बात कर रहे हैं, ये f इज इक्वल टू एम आर अल्फा। अब f ये कहा था कि यही फोर्स क्या प्रोड्यूस करी है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करी है, तो इस f को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन को बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, r से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, r क्रॉस f और एम आर, इसको एक और आर से मल्टीप्लाई करें तो आर को आर, दो आर हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। तो हमने पिछली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया किससे, जो फोर्स जो अप्लाई की थी, जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, तो क्या कर दिया, उस इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो क्या बन गया, आर एफ इज इक्वल टू एम आर आर अल्फा, तो क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर अल्फा। इसको आगे हम क्या लिखेंगे, आर एफ क्या है, टॉर्क है, क्योंकि टॉर्क क्या फार्मूला था, मूवमेंट आर मल्टीप्लाई बाय फोर्स, तो ये हमारे पास टॉर्क बन जाएगा। तो क्या बन गया, टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। तो ये आर एफ क्या है, टॉर्क है, तो टॉर्क किसके इक्वल आ गया, एम आर स्क्वायर अल्फा के इक्वल आ गया हमारे पास। तो यानी कि जो आपने फोर्स अप्लाई की थी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल
मैसलेस रॉड पर, तो वो जो फोर्स थी वही क्या प्रोड्यूस कर रही है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो टर्निंग इफेक्ट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क। तो यानी कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी डिफाइन कर रहे हैं और साथ किसको डिफाइन कर रहे हैं, टॉर्क को डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा क्योंकि टर्निंग इफेक्ट है। तो विच इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो लीनियर मोशन में फोर्स प्रोड्यूस होती है और जबकि रोटेशनल मोशन में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये जो रोटेशनल मोशन है एनालॉग कर रहा है किससे, मिलती जुलती है, मुमासलत रखती है किससे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लीनियर मोशन से तलब करती है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, वही एम है जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था। अब यही बात कर रहे थे कि मैंने क्या कहा था कि स्टार्टिंग में दी जो हमारे पास एम मास और स्केयर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एम आर स्केयर को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या लिख रहे हैं, दी क्वांटिटी एम आर स्केयर इज नाउन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या बन जाएगा हमारे पास, टार्क किसके इक्वल हो जाएगा, टार्क जो हमारे पास आया क्या हो गया, टार्क इज इक्वल टू एम आर स्केयर अल्फा। ये हमारे पास बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आर स्केयर को आई से शो करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो एम आर स्केयर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किससे शो करते हैं, आई से शो करते हैं। तो क्या बन गया, टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो ये हमारे पास था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और किसके दरमियान रिलेशन बन गया, टर्निंग इफेक्ट टॉर्क के दरमियान रिलेशन बन गया। तो टा इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, एंगुलर यानी कि मोशन है हमारे पास। तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसको हम किससे शो करेंगे, अल्फा से शो करेंगे। तो इसको हमने टार्क टा इज इक्वल टू आई अल्फा कैसे फाइंड आउट किया, हमने कौन सा रिलेशन लिया, न्यूटन सेकंड लॉ का। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए क्या था हमारे पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ए की वैल्यू पुट की आर अल्फा। तो क्या बन गया, एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा। तो एम आर जो मेरे पास इक्वेशन थी इसको हमने आर से मल्टीप्लाई किया। तो क्या है हमारे पास, आर एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। आर एफ क्या है हमारे पास, टार्क। तो ये हमारे पास टा लिख दिया मैंने इसको। एम आर स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और ये क्या है हमारे पास, अल्फा। तो ये हमने अल्फा लिख दिया। तो टा इज इक्वल टू आई अल्फा। तो एम आर स्क्वायर इज नाउन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट इज द रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो ही रोल प्ले करता है जिस जो हमने लीनियर मोशन में जो इनर्शिया प्ले करता है। यानी कि इनर्शिया आपकी डेफिनेशन में पता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कि ये क्या करता है कि अपनी स्टेट को क्या करता है, अपोज करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो क्या बन गया हमारे पास, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज द मास इन लीनियर मोशन। तो यानी कि लीनियर मोशन में जो इनर्शिया है वो सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में जो ये जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये किस पे डिपेंड करता है, मास पे, और किस पर, स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। तो क्या बनेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल in angular motion as the mass in linear motion. It may be noted that moment of inertia depends not only on mass but also on और scale. इन inertia सिर्फ mass पे डिपेंड करता है, जबकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, एक mass और दूसरा किस पर, और स्केयर। यानी कि ये जो सर्कुलर मोशन है ये एनालॉगस है किससे, मुमासलत रख रही है लीनियर मोशन से। जैसे हमने लीनियर मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया, सर्कुलर मोशन में हमने किसको डिस्कस किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। और अगर हमने लीनियर मोशन में वेलोसिटी को डिस्कस किया तो एंगुलर मोशन में हमने एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस किया। अगर हमने लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन को डिस्कस किया तो हमने सर्कुलर मोशन में किसको डिस्कस किया, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस किया। अगर हमने लीनियर मोशन में इनर्शिया को डिस्कस किया तो इसी तरह हमने क्या किया, सर्कुलर मोशन में मूवमेंट ऑफ, यानी कि ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि ये जो सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, ये एनालॉगस है किससे, लीनियर मोशन से। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि इससे आगे रिलेटेड या आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी हमें पता है कि वो सच बॉडी विच इज डू नॉट डिफॉर्म व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि ऐसी बॉडी जब हम उस पर फोर्स लगाएं उसकी शेप में तब्दीली ना हो, या जो दो डिस्टेंस यानी मैसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज
ना हो उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। तो क्या है हमारे पास, मोस्ट ऑफ रिजिड बॉडी हैव डिफरेंट मास कंसंट्रेशन एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज कि ये हमारे पास पूरी एक क्या है, रिजिड बॉडी है, ये हमारे पास पूरी रिजिड बॉडी है। अब ये रिजिड बॉडी क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है। तो ये इसका क्या हो गया, अगर हम इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन लें तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या, यानी कि मास m का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उसको हम किससे शो कर रहे हैं, r1 से शो कर रहे हैं। अगर ये हमारे पास मास m2 है, m2 का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उसको हम किससे शो कर रहे हैं, r2 से शो कर रहे हैं। और ये हमारे पास m3 और ये हमारे पास कौन सा है, m3 है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r3 है। तो तो अब ये हमारे पास कितने पार्ट, यानी कि ये जो रिजिड बॉडी है ये किस पे कंसिस्ट है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो हम हर पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो हम रिजिड बॉडी का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट रिजिड बॉडी हैव डिफरेंट मास कंसंट्रेशन एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि ये रिजिड बॉडी है ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल पर मुश्तमिल है, और हर पार्टिकल रिजिड बॉडी का किसके लिहाज से रोटेट करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिहाज से क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो विच डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच मींस द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ये देखो तो ये यूनिफॉर्म नहीं है ये रिजिड बॉडी, लेकिन जो डिस्टेंस बिटवीन टू, जो हमारे पास मैसेज का जो डिस्टेंस है एक्सिस रोटेशन के लिहाज से ये चेंज नहीं होगा जब हम इस रिजिड बॉडी पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। द रिजिड बॉडी is made up of n small masses. Each small piece of mass within a large rigid body undergoes small angular acceleration about the pivot point। जारी बात है, जब हम ये देखो ये फिगर बी, जब हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये देखो ये मास m2 किस पर है, एक्सिस ऑफ, ये एक्स एक्सिस पर है। अब जब हमने फोर्स अप्लाई की, ये परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की हमने यहाँ पर, ये फिगर फिगर बी शो करिए। अब इस एक्सिस पर मास m2 था, अब जब फोर्स अप्लाई की तो ये रोटेट कर गया। अब जब ये रोटेट कर गया तो मास m2 अब एक्सिस से किस तरफ हो गया, अपवर्ड की तरफ हो गया, y एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो ये m2 था, यहाँ पर m3 था तो वो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर अगर क्या था m1 था वही मूव करके यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ से m1 मूव करके यहाँ पर आ गया। तो ये क्या कर रहे हैं मनी, यानी कि ये हमारे पास क्या थी, रिजिड बॉडी क्या थी, एक्स एक्सिस पर थी, और जब हमने फोर्स अप्लाई की तो इसका हर पार्टिकल क्या कर रहा है, यानी कि हर मास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, किसके लिहाज से, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिहाज से। तो इसका हर पार्टिकल यानी कि हर मास रिजिड बॉडी का क्या देगा हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा, यानी कि टार्क, यानी कि हर पार्टिकल में क्या प्रोड्यूस होगा, टार्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो हर पार्टिकल रोटेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस पिवट पॉइंट। तो ये देखो क्या है, जब ये रोटेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे तो यूनिफॉर्म क्या होगा, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे। अब देखो हमारे पास इसको एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, हमारा एक्सप्लेन m1 m2 mn एट डिस्टेंस r1 r2 rn, यानी कि हमारे पास ये m1 है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस r1, ये हमारे पास m2 है, इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी पिवट पॉइंट से क्या है, हमारे पास r2 है। ये m3 है, इसका ये सेंटर पॉइंट o से r3 डिस्टेंस, और mn है तो इसका सेंटर पॉइंट से क्या होगा, तो अगर m4 है तो ये r4 होगा। तो वो यही बात कर रहे हैं, m1 m2 mn और द डिस्टेंस m1 m2 mn एट डिस्टेंस r1 r2 rf, यानी कि m1 का जो डिस्टेंस है सेंटर के लिहाज से r1, m2 का जो डिस्टेंस है सेंटर के लिहाज से यानी कि o पॉइंट पिवट पॉइंट के लिहाज से r2, और mn का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि पिवट पॉइंट से r है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रिस्पेक्टिवली लेट द बॉडी
बी रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये जब हमने इस पर ये फोर्स लगाई तो ये रोटेट कर रही है, तो इसका हर पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हमारा हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ताल्लुक किससे है, टॉर्क से है। तो पहले हम टा कैलकुलेट करेंगे पार्टिकल का, फिर हर पार्टिकल का जब हम टा को सम अप करेंगे टोटल टा आएगा, तो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ जाएगा। तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन मास m1। तो क्या वो जगह टा हमारे पास m r स्क्वायर अल्फा था, तो पहले पार्टिकल के लिए m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1। तो यानी कि ये पार्टिकल m1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास यानी कि जो टा आया, टर्निंग इफेक्ट आया, तो क्या बन गया टा 1 m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1। तो ड्यू टू क्या होगा, मास m2 जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2। और m यानी कि मास 3 के लिए क्या बनेगा हमारे पास, टा 3 इज इक्वल टू m3 r3 स्क्वायर अल्फा 3। और हमारे पास कितने पार्टिकल हैं, n पार्टिकल हैं, तो क्या बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन एम एन। तो क्या बन जाएगा टा n इज इक्वल टू एम एन और एन स्क्वायर अल्फा। Since the body is rigid, so all the masses are rotating with same angular acceleration. तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा फॉर ऑल द मास इन अ रिजिड बॉडी, जो हम एन स्मॉल रिजिड बॉडी ले रहे हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म हमारे पास क्या था, बॉडी रोटेट करेगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, और ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, बट ये जो प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से होगा, ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन। ये अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर। तो अब हम क्या पुट करेंगे, जो हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, अल्फा की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो टोटल टॉर्क हम पूरे बॉडी का, पहले हम रिजिड बॉडी के जो कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है हर पार्टिकल में, तो हम उसको क्या करेंगे, सम अप करेंगे, तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल टॉर्क किसके इक्वल हो गया हमारे पास, पहला टा 1 टा 2 टा 3 और टा एन क्या बन जाएगा, हमारे पास वैल्यू पुट कर दी, तो क्या बन गया m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस m2 r स्क्वायर अल्फा 2। और कितने पार्टिकल थे, n पार्टिकल थे, हर पार्टिकल में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा, तो क्या बन गया हमारे पास m n r n स्क्वायर अल्फा n। और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो क्या बन जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा, यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो वैल्यू पुट की, ये तीनों आपस में क्या थे, इक्वल थे। तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पर हम किसका साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, प्लस का नहीं, ये भी इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा। तो अल्फा 1 क्या है हमारे पास, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा एन इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, जब हम अल्फा पुट कर देंगे, यहाँ पर भी अल्फा पुट कर देंगे, यहाँ पर भी अल्फा पुट कर देंगे, तो अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, टा टोटल इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर। तो अल्फा क्या आ गया हमारे पास, कॉमन आ गया। अब ये क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले पार्टिकल का, दूसरे पार्टिकल का और एन पार्टिकल का। तो ये जो हमने सम किया था, ये क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। क्योंकि जो हमने रिजिड बॉडी को क्या किया था, स्मॉल मैसेज में डिवाइड किया था, एन मैसेज में डिवाइड किया था, तो हमने एन मैसेज का क्या कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया। तो हमारे पास इस लार्ज इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, स्मॉल इक्वेशन में। तो क्या बन गया, टा टोटल इज इक्वल टू समेशन, हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 से n तक जा रहे हैं। यानी कि अब कौन कौन सी क्वांटिटी 1 से n तक जा रही है, एक हमारे पास m1 जा रहा है
और एक हमारे पास क्या जा रहा है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिहाज से कहाँ तक, 1 से n तक। तो ये वैल्यू, ये हमारे पास m, ये हमारे पास r, तो ये m और r कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रही है इनकी वैल्यूज। तो इनको वैल्यू पुट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, i, और इस तरह r के नीचे क्या लिख दिया हमने, साइड पर i लिख दिया, क्योंकि i की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 से n तक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, समेशन। तो यानी कि ये हमारे पास टोटल, हमारे पास क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक। यानी कि हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन एम आई और आई स्क्वायर अल्फा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बन गया, रिजिड बॉडी का, जो हमने क्या किया था, उसको डिवाइड किया था लाइन नंबर ऑफ एन मैसेज में। इसके बाद अब ये क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन मैंने यही बात की थी कि ये एम आई आर आई स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। यानी कि ये किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्या फाइंड आउट कर लिया, रिजिड बॉडी फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास अब टोटल टॉर्क किसके इक्वल आ गया, आई अल्फा पे। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने ये एम आई आर आई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। तो हमने रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड आउट कर लिया, और साथ हमने टोटल टॉर्क भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, क्या है, व्हाट इज मेड ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फाइंड आउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। तो ये था लॉन्ग क्वेश्चन, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। दैट इज द एंड ऑफ